नमस्कार दोस्तों। कॉफ़ी खरीदना आपको इकोनॉमी के बारे में क्या सिखा सकता है? क्या आप जानते हैं कि आप जो खरीदते हैं इससे पूरे मार्केट पर असर पड़ता है? तो आज दोस्तों हम बात करेंगे द अंडरकवर इकोनॉमिस्ट। टिम हार्फर्ड की ये बुक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस समरी से दोस्तों आप सीखेंगे कैसे बायर्स और सेलर्स प्राइस को अफेक्ट करते हैं। आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इस समरी के अंडर कवर जाइए ताकि आप जान सकें कि कौन सी चीज़ें इकोनॉमी को चलाती है। ये समरी किसे पढ़नी चाहिए? इकोनॉमी के स्टूडेंट्स को, जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो लोग जो मार्केट, ट्रेड और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में बताते हैं। टिम हार्फोर्ड एक इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट है। वो फाइनेंशियल टाइम्स और स्लेट मैगजीन के लिए लिखते हैं। वह द नेक्स्ट 50 थिंग्स दैट मेड द मॉडर्न इकोनॉमी मेसी और मिलियन सेलिंग द अंडरकवर इकोनॉमिस्ट के ऑथर भी है। वो एक पॉडकास्ट भी चलाते हैं जिसका नाम कॉशनरी टेल्स है, जो कि गलतियों से कैसे सीखे से संबंधित कहानियाँ बताती है। उन्होंने 2007 में इकोनॉमिक जर्नलिज्म के लिए बेस्ट अवार्ड भी जीता था। दोस्तों, जब आप इकोनॉमिक्स शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप तुरंत ऐसा सोचते हैं कि ये बोरिंग होता होगा। आपको इसके बारे में सिर्फ इसलिए पता क्योंकि आपको इसे सीखने के लिए मजबूर किया गया था। पर इकोनॉमिक्स की फील्ड बहुत बड़ी है और ज़रूरी नहीं कि ये कन्फ्यूजिंग या बोरिंग हो। इकोनॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लोग क्या खरीदते हैं ये इकोनॉमिस्ट के लिए एक जानकारी होती है। लेन देन यानी ट्रांजैक्शन, खरीदने वाले यानी बायर और बेचने वाले यानी सेलर के बीच का सिग्नल होते हैं। लोग कितने पैसे कमा सकते हैं ये उस पर असर डालते हैं। ये तय करते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स और बनाए जाएंगे। इकोनॉमिस्ट समझाते हैं कि क्यों कुछ देश अमीर और बाकी गरीब हैं। इन एक्टिविटीज़ को चलाने वाले सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। इसमें लोग, बिजनेस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। इस समरी में आप सीखेंगे कि रोज़मर्रा के लेन देन में आप कैसे एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कॉफ़ी या सब्जियाँ खरीदते वक्त आप सीखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो लोगों को कोई सामान खरीदने या ना खरीदने का फैसला करने में मदद करती है। लोगों के खरीदने और ना खरीदने का फैसला किसी बिजनेस पर बहुत असर डालते हैं। बिजनेस अपने बड़े बड़े फैसला कस्टमर के बिहेवियर को देखकर ही लेते हैं। ये आपको समझने में मदद करेगा कि लोगों को क्या, कैसे और क्यों मिलता है। आपकी कॉफ़ी का बिल कौन देता है? मान लीजिए कि आपके पास खुद की एक ज़मीन है। एक किसान को ज़मीन की ज़रूरत होती है, वो पैसे कमाने के लिए इसमें अनाज उगाता है। तो एक किसान आपसे कहता है कि वो आपकी ज़मीन खरीदना चाहता है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी ज़मीन दूसरों की ज़मीन से अलग है, वो बहुत ही फर्टाइल यानी उपजाऊ है। जो भी उसमें खेती करेगा उसे बहुत अनाज मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ये फ़ायदा आपको अपनी ज़मीन को अपने मन मुताबिक दाम में बेचने की पावर देता है। इसका मतलब है कि अब आप खरीदने वाले से थोड़ी ऊंची कीमत की डिमांड कर सकते हैं। इसे बार्गेन करने की पावर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खरीदने वाले ये देख सकते हैं कि आपकी ज़मीन ज़्यादा प्रोडक्टिव और वैल्यूएबल है, और अगर वो इसे इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा अनाज उगा पाएंगे और ज़्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। पर आप बस यूं ही उन्हें नहीं बता सकते कि आपके पास अपनी ज़मीन को ज़्यादा दाम में बेचने की पावर है। आप अचानक और तुरंत ही अपनी ज़मीन का एक ऊंचा प्राइस नहीं लगा सकते। आपकी ज़मीन को ज़्यादा प्राइस में बेचने की पावर उस ज़मीन की कमी यानी स्कैरिटी पर डिपेंड करता है। जब कोई रिसोर्स कम होता है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में या आसानी से नहीं मिलता है। किसी चीज़ की कमी से ये तय करती है कि उसकी कीमत क्या होगी। बदले में कीमत खरीदने वाले और बेचने वाले के लेन देन पर असर डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आपके आस पड़ोस वालों के पास भी बहुत ज़बरदस्त ज़मीन हो सकती है। उनकी ज़मीन भी हरी भरी और प्रोडक्टिव है, उनकी ज़मीन में कोई कमी नहीं है। अब इस केस में आपकी ज़मीन किसी भी तरीके से अलग नहीं हुई, इसलिए आप अपनी ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। इसी तरह आपकी ज़मीन की कीमत तय करने की पावर या बार्गेनिंग स्ट्रेंथ बदल सकती है। इसे ही इकोनॉमिस्ट कंपटीशन कहते हैं। जब एक रिसोर्स कम होता है तो वो इकलौता या ख़ास से होता है, यानी एक्सक्लूसिव। जब कोई चीज़ एक्सक्लूसिव हो तो उसका मतलब है कि वो हर चीज़ किसी के पास नहीं हो सकती। हालांकि ये किसी एक चीज़ हो सकती है, ऐसी चीज़ हो सकती है जो कई लोग चाहते हों या इसकी कई लोगों को ज़रूरत हो। ये चीज़ उसे और भी वैल्यूएबल बना देती है, इसी वजह से वो महंगी हो जाती है। हालांकि दूसरे फैक्टर भी प्राइस पर असर डालते हैं। हमेशा किसी चीज़ की कमी होना ही मेन कारण नहीं होता। बाहरी चीज़ें जैसे कि लॉ, गवर्नमेंट के रूल्स या फिर क्राइम प्राइस पर असर डालते हैं।
लंदन में एक जगह है जिसे कि ग्रीन बेल्ट कहते हैं। ये शहर का वो हिस्सा है जहाँ खेती करना इलीगल है। इस वजह से वहाँ खेती के लिए ज़मीन की कमी है। इसका मतलब है कि खेती के लिए जो ज़मीन होगी वो और भी ज़्यादा महंगी होगी। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये लो प्राइस पर असर डालता है। तो गवर्नमेंट कैसे प्राइस पर असर डाल सकती है, इसके लिए तेल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये कई इंडस्ट्रीज़ के लिए एक वैल्यूबल रिसोर्स है। ये सऊदी अरब, कुवैत और इराक जैसे देशों में प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि वहाँ तेल की कीमत बहुत ही कम है क्योंकि तेल वहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक ने इसमें कुछ बदलाव किए। 1973 में उन्होंने अपने मेंबर देशों को तेल प्रोड्यूस करने की क्वांटिटी की एक लिमिट तय करने को कहा। इसने तेल की क्वांटिटी को कम कर दिया। इस वजह से उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई और उन्हें अच्छा प्रॉफिट प्राप्त हुआ। अंत में आता है क्राइम। बड़े बड़े गैंग अपना कंपटीशन कम करने के चक्कर में लड़ाई झगड़े और वायलेंस का सहारा लेते हैं। ड्रग्स कई गैंग के लिए एक बिजनेस का जरिया है। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो ड्रग्स की कमी बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कंपटीशन को कंट्रोल करना होता है। ट्रेड यूनियन भी कंपटीशन को कम करने का एक अच्छा तरीका है। यूनियन वर्कर्स को जॉब के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने से रोकते हैं। वो वर्कर्स को थोड़ी बार्गेनिंग पावर देते हैं। ये कंपटीशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की काफ़ी डिमांड हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिशियन की सप्लाई कम होगी तो ये उन्हें बार्गेनिंग पावर देता है। वो इस कमी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये उन्हें अच्छी सैलरी और अच्छी वर्किंग कंडीशन पाने की मदद करता है। स्टारबक्स अपनी एक कप कैपुचिनो का 2.25 चार्ज करते हैं। ये एक कप कॉफ़ी के हिसाब से बहुत महंगा है। हज़ारों लोग स्टारबक्स से काफ़ी खरीदते हैं। आखिर लोग कॉफ़ी के लिए इतना खर्च करने के तैयार क्यों हैं? स्टारबक्स का फ़ायदा उसकी लोकेशन में है। उनके स्टोर वहाँ हैं जहाँ ट्रेन स्टेशन के एग्जिट और सड़क के किनारों पर हैं। ऐसी लोकेशन की वजह से उनका रेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सुबह ऑफिस आवर के समय लोगों को ऑफिस जाने की बड़ी जल्दी होती है, साथ ही उन्हें कॉफ़ी पीने की बड़ी तलब होती है। इसलिए उस वक्त उनकी प्रायोरिटी गली में मिल रही सबसे सस्ती कॉफ़ी ढूंढना नहीं होता। इस वजह से वो ज़्यादा खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो कस्टमर जो कॉफ़ी के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उनकी वजह से रेंट भी बढ़ जाता है। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा स्टारबक्स को होता है या अपनी ज़मीन रेंट पर देने वालों को। ज़्यादा फ़ायदा ज़मीन को रेंट पर देने वालों को होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोकेशन उनका है। वो फैसला करते हैं कि अपनी जगह किसी और कितने रेंट पर देनी है। वो कई कॉफ़ी शॉप्स के बीच किसी को चुन सकते हैं। लोकेशन एक्सक्लूसिव होने की वजह से उसे फ़ायदा होता है। कोई भी कॉफ़ी शॉप ऐसी जगह रेंट पर नहीं लेना चाहेगा जहां और भी कॉफ़ी शॉप्स हों। याद रखिए, वो बार्गेनिंग पावर ढूंढ रही है, यही लोकेशन की पावर है। तो वो एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किसी एक कॉफ़ी शॉप के साथ साइन कर सकते हैं। ये उन्हें बार्गेनिंग स्ट्रेंथ देता है। अब वो एक ऊंचे रेट की डिमांड कर सकते हैं। सुपरमार्केट्स आपसे क्या छुपाना चाहते हैं? पैसा बचना मुश्किल है। चाहे आप कुछ भी कर लें, आप जितना भी काम कर लें, आपको लगेगा कि ये काफ़ी नहीं है। आपको लगेगा कि पैसा आपके हाथों से फिसल रहा है। ऐसा क्यों है? उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि आपको खर्च करने की आदत। एक बार ध्यान से हर बिजनेस की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को देखिए। जब आप अगली बार सब्जियां लेने जाए तब इसका ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्व करना ही आपको आगे तक ले जाएगा। कई बिजनेस स्ट्रेटजीज के तौर पर अपना टारगेट प्राइस तय करते हैं और ऐसे ही वो उन कस्टमर को ढूंढते हैं जो उनके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पे करने को तैयार हों। पहली स्ट्रेटजी को द यूनिक टारगेट स्ट्रेटजी कहा जाता है। दूसरा है ग्रुप टारगेट स्ट्रेटजी। अंत में आता है सेल्फ इंक्रीमेशन स्ट्रेटजी। सुपरमार्केट प्रॉफिट बनाने के लिए ज़्यादातर लास्ट स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। यूनिक टारगेट स्ट्रेटजी एक सिंगल कस्टमर पर फोकस करती है और कितना पे करना चाहते हैं उस पर बेस्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो लोग जो अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं ज़्यादातर इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग एक शादीशुदा कपल और एक सिंगल औरत से एक ही प्राइस की डिमांड नहीं करते। कई बिजनेस ने ऐसा ही टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी करना शुरू कर दिया है। अमेजन अपने कस्टमर के ख़रीदे जाने वाले आइटम को अपने वेबसाइट पर ट्रेस करता है। वो यूज़र की कुकीज़ का इस्तेमाल करके ऐसा करते हैं। अमेजन इस इंफॉर्मेशन को अलग कस्टमर के प्राइस को कस्टमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस कस्टमर देखकर चेंज भी की जाती है। ग्रुप टारगेट स्ट्रेटजी भी लगभग ऐसी ही है, बस इसमें हर इंसान की जगह प्राइस से ग्रुप को देखकर चेंज किया जाता है। जैसे कि कई बिजनेस सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते हैं। ये उन ग्रुप्स के लिए काम करता है जो कि प्राइस को लेकर थोड़े सेंसिटिव होते हैं। कंपनियां उन कस्टमर पर ज़्यादा फोकस करती हैं जो ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं।
डिज्नी वर्ल्ड अपने लोकल सिटीजन के लिए 50% डिस्काउंट देते हैं। इस वजह से लोकल्स वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और अक्सर जाते भी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ टूरिस्ट वहाँ रेगुलरली नहीं जाते, इसलिए वो लोकल्स के कंपैरिजन में कम प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए बिना डिज्नी वर्ल्ड उन्हें टोटल प्राइस बिना कोई डिस्काउंट दिए चार्ज करता है। लास्ट स्ट्रेटजी है सेल्फ इंक्रीमेशन। ये तब होता है जब कोई बिजनेस ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करता है वो जिसमें बहुत कम फ़र्क होता है और उसके डिफरेंस से प्रोडक्शन की कॉस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। वो अपना प्रोडक्ट अलग अमाउंट में, अलग लोकेशन और अलग फीचर्स के साथ ऑफर करते हैं। इस स्ट्रेटजी से उन्हें पता चलता है कि कौन से कस्टमर उनके प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। सुपरमार्केट एक ऐसा सेम प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड और प्राइस को साथ में रखकर डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई कस्टमर प्राइस सेंसिटिव ना हो तो वो एक महंगा ऑरेंज जूस भी खरीद सकता है जिसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद हो। वो कोई दूसरा ऑरेंज जूस सस्ते दाम में देखने के बारे में हो सकता है सोचे भी ना। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइस सेंसिटिव कस्टमर बार्गेन करने के लिए कोई ऑप्शन ढूंढेगा। वो पूरा स्टोर घूमने में ज़्यादा समय भी लगा सकते हैं, पर वो वही ऑरेंज जूस खरीदना पसंद करेंगे जो उनके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल यानी किफ़ायती हो। मान लीजिए कि आप लंदन में एक टूरिस्ट हैं और जो लंदन आई घूमने आए गए हैं। अब आपको रास्ते में कॉफ़ी पीने का मन करता है तो आप देखते हैं कोस्टा कॉफ़ी बार ही सबसे नज़दीक कॉफ़ी शॉप है। क्योंकि लंदन आई एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो वो कोस्टा को सिक्योरिटी की पावर देता है। इसका मतलब ये भी है कि कोस्टा महंगा रेंट भी भरता है। बहुत सारे लोग जो लंदन आई देखने जाते हैं वो वहाँ के सिटीजन नहीं होते हैं, क्योंकि आप टूरिस्ट हैं इसलिए आप कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी लंदन आई के नज़ारे के साथ। हालांकि कस्टमर कॉफ़ी ना खरीदने का भी फैसला कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कस्टमर होंगे जो सिर्फ लोकेशन की वजह से ज़्यादा पे नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल के तौर पर वो लंदन के रहने वाले हो सकते हैं, इसलिए कोस्टा को प्रॉफिट कमाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। कोस्टा के पास दो ऑप्शन है, वो या तो कम कॉफ़ी ऊँचे प्राइस में बेच सकते हैं या फिर ज़्यादा कॉफ़ी कम प्राइस में। इसे ही इकोनॉमिस्ट मार्जिन कहते हैं। एक स्ट्रेटजी जो कोस्टा ने अपनाई थी वो थी फेयर ट्रेड कॉफ़ी। फेयर ट्रेड कॉफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और किसानों को इसे बनाने के ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं। ये लगभग 18 सेंट ज़्यादा महंगी होती है। ज़्यादातर कस्टमर सोचते हैं कि वो जो भी एक्स्ट्रा पैसे देते हैं वो सीधे फार्मर्स के पास ज़्यादा जाता है, पर ऐसा नहीं है, वो कोस्टा को ही मिलता है। कॉफ़ी बीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत छोटा सा हिस्सा रखता है। इस तरीके से कोस्टा प्रॉफिट बना पाता है। फेयर ट्रेड कॉफ़ी वाली स्ट्रेटजी से कोस्टा को ये पता चला कि कौन से कस्टमर हैं जो उन्हें ज़्यादा पैसे पे कर सकते हैं। ये सेल्फ इंक्रीमेशन स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल है। परफेक्ट मार्केट और सच्चाई की दुनिया। आप अपने पैसे किस चीज़ पर खर्च करते हैं ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 92 सेंट हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप ये पैसे खर्च कर सकते हैं। आप तय करते हैं कि आपको इसे काफ़ी पर खर्च करना है। इस खरीद के साथ आप मार्केट को अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप मार्केट को बताते हैं कि आपके पैसे कॉफ़ी खरीदने की वर्थ रखते हैं। आप कॉफ़ी को बाकी चीज़ों से ऊपर चुनते हैं। हज़ारों लोग ऐसी सेम चॉइस रख सकते हैं। यह बिजनेस करने वालों को बताता है कि लोग कॉफ़ी पर 92 सेंट खर्च करने को तैयार हैं। यह एक कॉफ़ी का मार्केट प्राइस बन जाता है। प्राइस बायर के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा लगता है तो वे उसे नहीं खरीदेंगे। सेलर भी यही करते हैं, वे किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट से कम पर उसे नहीं बेचेंगे। जब बायर और सेलर किसी प्रोडक्ट के एक स्पेसिफिक प्राइस पर राजी हो जाते हैं तो उसे एफिशिएंसी कहते हैं। इसमें बायर सेलर दोनों को ही उस सेल से कुछ फ़ायदा होता है। बायर को उसकी कॉफ़ी मिल जाती है जो कि वो सोचता है 92 सेंट के हिसाब से सही प्राइस है, और सेलर को उसके पैसे मिल जाते हैं जो उससे कॉफ़ी बनाने में लगते हैं। एक प्रोडक्ट की वैल्यू उसके बायर और सेलर पर डिपेंड करती है। उनका एक ही प्राइस पर रजामंद होना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि एक बायर कितने पैसे में प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है और एक सेलर कितने पैसे में उसे बेचने को तैयार है। लोग क्या खरीदते हैं ये तय करता है कि सेलर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे। इसे लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड कहते हैं। अगर लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत है तो बिजनेस की वही सप्लाई करेंगे। वो फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को काम पर रखेंगे और वह मटेरियल खरीदेंगे जिससे कि वो कंप्यूटर बना सकें। ये रूल हर प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है। कम्पिटिटिव मार्केट में 4 चीज़ें हो रही हैं। कंपनी सही तरीके से चीज़ें बना रही हैं। कंपनी पैसे गंवा देंगी अगर वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगी, तो ये उन्हें बिजनेस बंद करने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए प्रोडक्ट को बड़े ही ध्यान से बनाया जाता है।
कंपनी सही तरीके चीज़ें कर रही हैं, कंपनीज वही प्रोडक्ट बना रही हैं जिनकी बायर्स डिमांड कर रहे हैं। प्राइस सेलर्स को बताते हैं कि बायर किन चीज़ों पर अपने पैसे खर्च करना सही समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक पेस्ट्री प्रोड्यूस करने की कॉस्ट और 2 कॉफ़ी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बराबर ही आएगी। अगर बायर कॉफ़ी को चुनते हैं तो ये सेलर को बताया कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो पेस्ट्री से ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करेंगे। चीज़ें सही क्वांटिटी में बनाई जाती हैं, कंपनी सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाती हैं जितने की एक बायर की डिमांड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कंपनी बहुत सारी कॉफ़ी बना देती है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। यहाँ पर कॉफ़ी की थोड़ी स्कार्सिटी हो सकती है। अगर कंपनी बहुत कम कॉफ़ी बनाती है तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। चीज़ें सही लोगों तक पहुँच रही हैं, वो लोग जो लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सिर्फ उन्हें उतने ही हैं जो उन प्रोडक्ट्स के प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट एफिशिएंट है, कम्पिटिटिव मार्केट इन्हें एफिशिएंट बनाते हैं। इसका मतलब है कि बायर और सेलर दोनों को उस सेल से फ़ायदा होता है। खैर असली दुनिया में बहुत से नॉन मार्केट सिस्टम भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सभी सिटीजन्स के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे आप खरीदना पड़े। हर किसी को अपने देश में सेम पुलिस फोर्स की ही सुरक्षा मिलेगी। आप ये तय नहीं कर सकते कि आपको कितनी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। आपके पास इस पर खर्च करने की या ना करने की कोई चॉइस नहीं है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर रूड है तब भी आप उसके लिए पे करने से मना नहीं कर सकते। आप कोई और पुलिस ऑफिसर नहीं खरीद सकते। पे करने के बजाय आपको प्रोटेस्ट या फिर लॉबी करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छाएं क्या है, इस मामले पर इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती। ये एक एग्जांपल है कि कैसे एक नॉन मार्केट सिस्टम किसी प्रोडक्ट की असल कॉस्ट को छुपा सकता है। ये इससे तय नहीं होता कि कस्टमर कितना खर्च करने के लिए तैयार है और न ही इससे कि उसे प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आएगी। दूसरा एग्जांपल है गवर्नमेंट द्वारा स्कूल का इंतज़ाम करना। सभी स्कूल एक ही तरह के नहीं होते, कुछ दूसरों से बेहतर भी होते हैं। एक मार्केट सिस्टम में वो पेरेंट्स जो ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं वो बेहतर स्कूल चुनेंगे। इस केस में पेरेंट्स को प्रोटेस्ट या लॉबी करना पड़ेगा। वो अपने आसपास की जगह के बेस्ट स्कूल में जाना पसंद करेंगे। इससे डिमांड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये नहीं बताता कि प्राइस के बेसिस पर पेरेंट्स की चॉइस क्या है। साथ ही ये भी नहीं पता चलता कि क्वालिटी स्कूल बनाने में कितना कॉस्ट आता है। बियर फ्राइज और ग्लोबलाइजेशन। मान लीजिए कि आप एक देश हैं, आप अमीर होना चाहते हैं। अमीर होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि आप दूसरे देशों के साथ बिजनेस करें। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको एक कंपेरेटिव एडवांटेज मिलेगा। इस फ़ायदे की वजह से हो सकता है कि दूसरे देश खुद आपके साथ बिजनेस करना चाहें। अगर आप दोनों बिजनेस करते हैं जिसे कि ट्रेड कहते हैं, तो आप दोनों को फ़ायदा होगा। कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब है जिस भी काम में आप बेस्ट हैं उसे बढ़ाना। जैसे कि हो सकता है बायोलॉजी में एक्सपर्ट हो तो आप इकोनॉमिक्स में अच्छे नहीं हैं, वहीं आपका दोस्त इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हो सकता है पर वो बायोलॉजी में बहुत ही बुरा हो। तो आप एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर काम करके ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, वहीं आपका दोस्त इकोनॉमिक्स के तौर पर ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे जिसमें आप अच्छे हो। अब हम यही कॉन्सेप्ट देशों पर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि अमेरिकन वर्कर्स ड्रिल प्रोड्यूस करते हैं, चाइनीज़ वर्कर्स टीवी बनाते हैं। एक अमेरिकन वर्कर एक ड्रिल 30 मिनट में बना सकता है, वो एक टीवी भी 60 मिनट में बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक चाइनीज़ वर्कर एक ड्रिल 20 मिनट में बना सकता है और एक टीवी 10 मिनट में बना सकता है। तो चाइनीज़ वर्कर्स के पास टीवी के मामले में एक कंपेरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि एक अमेरिकन वर्कर वही टीवी प्रोड्यूस करने में 6 गुना ज़्यादा समय लगाता है। अगर यूएस और चाइना ट्रेड ना करे तो यूएस को एक टीवी और ड्रिल प्रोड्यूस करने में 90 मिनट लगते हैं, वहीं चाइना को सिर्फ 30 मिनट। मान लेते हैं कि वो ट्रेड करते हैं तो चाइनीज़ वर्कर 30 मिनट में 2 टीवी बना सकते हैं और अमेरिकन वर्कर 2 ड्रिल 60 मिनट में बना सकते हैं। तो वो एक ड्रिल के बदले एक टीवी ट्रेड कर सकते हैं। अब चाइना और यूएस दोनों के पास टीवी और ड्रिल दोनों हैं और उन दोनों को कम काम करना पड़ेगा और दोनों ही देशों को ट्रेड करने से फ़ायदा होगा। कुछ लोग इस डर में रहते हैं कि ट्रेड करने की वजह से उनकी जॉब जा सकती है, तो वो इस वजह से ट्रेड पर पाबंदी लगा देते हैं। इसे ट्रेड बैरियर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक देश किसी प्रोडक्ट का फॉरेन इंपोर्ट बैन कर देता है, जैसे कि चाय, दूसरे शब्दों में कहें तो चाय का आपके देश में आना बंद कर दिया गया है, तो इससे लोग लोकली चाय प्रोड्यूस करने लगेंगे। खैर लोकल चाय फिर एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें किसी दूसरे देश में बेचा नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट से जो भी फॉरेन करेंसी आएगी उसे इस्तेमाल या खर्च नहीं किया जा सकेगा। ट्रेड बैरियर लोगों को वो पैसे फॉरेन इंपोर्ट में खर्च करने से रोकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ट्रेड बैरियर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं।
दूसरे देशों का कंपटीशन आपके देश का बिजनेस बंद नहीं करता। आपके देश को फिर भी प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको प्रॉफिट्स कमा कर देगा। ये प्रॉफिट आपको दूसरे देशों से प्रोडक्ट खरीदने की एबिलिटी देगा, जिसे कि इंपोर्ट कहते हैं। ट्रेड बैरियर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जाहिर सी बात है कि अमेरिकन्स को टीवी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि वो ड्रिल प्रोड्यूस करेंगे और चाइनीज़ टीवी इंपोर्ट करेंगे। इस वजह से टीवी बनाने वाले अपनी दुकान बंद कर लेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से यूएस को नुकसान होगा। ट्रेड यूएस की सिचुएशन को ख़राब नहीं करेगा, बस एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जैसे कि वो अमेरिकन वर्कर्स जो टीवी प्रोड्यूस करते हैं। टिम हारफोर्ड कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इन ग्रुप को सपोर्ट करें और बचा कर रखें। हेल्दी इकोनॉमी में जॉब जाती है, पर वो नई जॉब क्रिएट भी करती है। तो ट्रेड से देशों को फ़ायदा होता है। वो प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट को ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर लोग इसे ग्लोबलाइजेशन से जोड़ते हैं। अमीर देशों की कंपनियां गरीब देशों में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जैसे कि वो फैक्ट्री बना सकती हैं, ये जॉब्स क्रिएट करती हैं और नॉलेज और टेक्नोलॉजी देती हैं। ट्रेड लोगों को अमीर बनाता है। खैर, ये नेचर को नुकसान ज़रूर पहुँचाता है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट और एनर्जी का कंजप्शन क्लाइमेट चेंज पर असर डालता है। गवर्नमेंट को इस डैमेज को बैलेंस करने के लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, जैसे कि वो सल्फर या कार्बन छोड़ने पर यूएस और चाइना पर टैक्स लगा सकते हैं। वो फासिस्ट फ्यूल को सब्सिडाइज करना बंद कर सकते हैं, जो कि ओजोन लेयर पर बुरा असर डालते हैं। तो दोस्तों, हम कंक्लूजन पर आते हैं। पहले आपने चीज़ों की कमी के बारे में सीखा। स्कैरिटी किसी प्रोडक्ट, जैसे कि किसी ज़मीन की वैल्यू पर कैसे असर डालते हैं, ये उसके प्राइस को तय करता है। जब कोई रिसोर्स कम होता है तो ओनर बार्गेनिंग पावर देता है। दूसरा, आपने 3 प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में सीखा। इंडिविजुअल टारगेट स्ट्रेटजी का मतलब है प्राइस हर इंसान को देखकर बदल सकता है। ग्रुप टारगेट्स भी मिलती जुलती होती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देना। लास्ट है सेल्फ इंक्रीमेशन स्ट्रेटजी। इसका मतलब है कि मिलते जुलते प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पर बेचना। इससे सेलर को पता चलता है कि बायर एक प्रोडक्ट पर कितना खर्च करने को तैयार है। तीसरा है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्रोडक्ट के प्राइस पर असर डालता है। लोगों की चॉइस ये बताती है कि वो क्या खरीदेंगे। जब लोगों को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो वो उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सेलर को बढ़ावा देते हैं कि वो ऐसे और प्रोडक्ट बनाए। जब प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई किए जाते हैं तो वो प्राइस को कम कर देता है। जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होती है तो उसका मतलब कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में कमी है। चौथा है कि एक फ्री मार्केट में प्राइस असलियत बता देती है। ये इस बात की जानकारी देती है कि बायर किस खर्च पर कर खर्चना पसंद करेंगे। इससे प्रोड्यूसर को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कितना बनाना है। ये बिजनेस के फैसलों पर असर डालता है। पांचवा, आपने सीखा ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ट्रेड उन देशों को फ़ायदा करा सकता है जो आपस में चीज़ एक्सचेंज करते हैं। किसी एक देश के पास कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकता है जो कि दूसरे देशों के पास न हो। ट्रेड दोनों ही देशों को दोनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की एबिलिटी देता है। इसका मतलब है कि दोनों देश ही फ़ायदे में है। ट्रेड दुनिया भर से प्रोडक्ट का एक्सचेंज के साथ साथ और बहुत कुछ चलाता है। इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अपने फ़ायदे और नुकसान है। ये कई जॉब्स क्रिएट करते हैं और देशों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इससे नेचर पर बुरा असर भी पड़ सकता है। ये रिसर्च को वेस्ट कर सकता है और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन बुरा है। ये नॉलेज को बढ़ाता है। नॉलेज से कई देश आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे ताकि इससे होने वाले नुकसानों को रोक सके। हेल्दी इकोनॉमी बिजनेस के बीच से हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देती है। मार्केट को समझना आपको एक बेहतर कंज्यूमर बना सकता है। आप अपनी खरीदारी पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। याद रखिए, आपकी चॉइस प्राइस पर असर डाल सकती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानकारी होना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज इन कंसेप्ट के साथ अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।